से हम समास करते हैं, हम लोगों ने जाना था। उसके बाद से समास के ग्रह जाना था कि कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं, फिर उन 6 का नाम। तो उस 6 में हम लोगों ने पहला पढ़ा था अव्यय भाव समास, दूसरा हम लोग पढ़े थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर जो हमारी कारक विभक्ति है उसी के अनुसार उसमें तत्पुरुष को जानते हैं। तो उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि तत्पुरुष समास जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष मतलब जो भी आपकी विभक्ति होगा उसका लोप होगा, ठीक है, उस के नाम से उसको जाना जाएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है। तो कर्म तत्पुरुष इसमें है आपका, यानी कि कर्म विभक्ति उसका क्या है, चिन्ह होता है को, यानी कि को का लोप है। उसी तरह से तीसरा आपका करण है। करण का मतलब से का मतलब से के द्वारा, ठीक है, तो के द्वारा। तो हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य के द्वारा रचित, ठीक है। फिर पढ़े थे हम लोग शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, शक्ति के द्वारा संपन्न हो गया। उसी में हम लोग पढ़े थे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक है। फिर मन चाहा, मन से चाहा, ये चीजें जानी थी। अब उसी के अंतर्गत हम लोग तीसरा पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, तो संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, संप्रदान के लिए, ठीक है। तो अब वहां पे हमारा तत्पुरुष उसी के नाम से जाना जाएगा जब उसमें इस विभक्ति का लोप होगा। जैसे शब्द हमारा हो जाएगा डाक गाड़ी, ठीक है। तो डाक गाड़ी, डाक मतलब क्या हो गया, जो भी हमारे पत्र आते हो उसको हम डाक न कहते हैं, और गाड़ी मतलब गाड़ी होता है। तो डाक के लिए गाड़ी, यानी कि हमने वहां के लिए तो नहीं बोला, लेकिन के लिए वहां आ जा रहा है। तो के लिए विभक्ति का वहां लोप हो रहा है, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखिए यहाँ तत्पुरुष आपका के लिए, ठीक है। या ऐसे आप लिखते हैं तत्पुरुष समास समास में आपका हो गया संप्रदान कारक में आपका संप्रदान कारक, और इसकी विभक्ति क्या हो गया, तो के लिए। हाँ, तो मेन हमको यही जानना है कि जो तत्पुरुष समास है इसकी विभक्ति जो है संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए है। तो जो भी हमारी विभक्ति कारक चिन्ह जिसका लोप होता है उसी के नाम से उस तत्पुरुष को जानते हैं। तो संप्रदान कारक हो गया तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। संप्रदान कारक हो गया तो अब हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष के नाम से इसको जानेंगे। अब इसको हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आ रहा है, तो हम संप्रदान तत्पुरुष इसको लिख सकते हैं। और विभक्ति चिन्ह आपका हो जाएगा के लिए। के अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो डाक गाड़ी हो गया, डाक के लिए गाड़ी हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए क्या है, तो आग्रह हो गया। राह खर्च, राह के लिए खर्च हो गया। डाक गाड़ी, डाक गाड़ी,
का मतलब हो गया डाक के लिए गाड़ी। ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च, ये इसका आपका हो जाएगा के लिए। अब इसको जब विभाग आप विच्छेद करें मतलब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाक गाड़ी मतलब डाक के लिए गाड़ी, डाक को भेजने के लिए गाड़ी चाहिए, डाक गाड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए हमको आग्रह करना है। राह खर्च, राह के लिए खर्च चाहिए, ये इसका अर्थ निकलेगा। दिव्यांश तिवारी। Hello, good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. हाँ, गुड आफ्टरनून। Ma'am, can you tell which question can come in oral exam today? ये जो भी आप एग्जाम दिए हो तो आपका फर्स्ट टर्म में जो Yes, ग्रामर ma'am. पोर्शन आपका बन रहा था उसी के अंतर्गत आएगा। फिर उसके Yes, बाहर, ma'am. Thank you, ma'am. उसके बाहर भी आ सकता है क्योंकि ग्रामर का कहीं लिमिटेड नहीं होता है। आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अगर टीचर आपसे मान लीजिए कि पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, या स्वर के नाम या कखा गगा आपसे बोल रहा है बोलने के लिए ना, तो ये सभी मतलब आपका ओरल का मतलब ये हो गया कि आप की जो भी कैपेसिटी है उसके अंदर ही पूछा जाएगा, उससे बाहर की चीजें नहीं है। तो जो आप छोटे क्लासों में भी पढ़ते आए हो वो चीजें पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बस केवल सिलेबस के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे। टीचर एकदम कॉमन चीज भी पूछ सकते हैं, ओरल का मतलब ये होता है। हाँ, ये है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं Yes, किए ma'am. जाएंगे जो आपके मतलब अभी कैपेसिटी आपकी जो क्षमता है या जो चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ा है उससे बाहर वाली चीज, ये सब चीजें नहीं पूछा जाएगा। Okay, thank you, ma'am. हाँ, तो ये संप्रदान कारक आपका हो गया। इसका मतलब यही आपका होता है। निसाब। Yes, good afternoon, ma'am. हाँ, बोलिए। मैम फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम से कुछ पूछना है क्या? उसके रिलेटेड। मैम ये जत्था, ये समूहवाची शब्द जत्था क्या होता है? तो आप लोग उसको मतलब जैसे इसी समय फर्स्ट टर्म की एग्जाम आपका फिर ये जो यानी कि इसको आज हम बंद करते हैं, आज उसी पे चर्चा किया जाए क्या? नो मैम, आई एम जस्ट आई एम आस्किंग। अब इससे फिर मान लीजिए कि बच्चे फिर डिस्टर्ब होंगे ना, तो आप आगे पीछे भी हमसे पूछ सकती थी। मैम अब आप जो पूछ रही हो तो अब तो फिर हमारे इस जो हम पूछ रहे हैं जो बता रहे हैं उससे तो हटके चीज हो रही है ना। यस मैम। क्या था, बोलिए। मैम जत्था समूहवाची शब्द, मैम ये है सत्याग्रहियों का जत्था मोर्चा पर निकल पड़ा। तो जत्था मतलब क्या होता है? मैम वही तो पूछ। जब किसी के लोगों, किसी व्यक्तियों का झुंड होता है, जो समूह आप कहते हो, उसी को जब एक ग्रुप में रहते हैं उसे जत्था कहते हैं। आप क्या शब्द क्या बोली हो कि कहाँ निकल पड़े? मोर्चे पर। हाँ, मोर्चे पर। तो अब मोर्चे पे जब जितने लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं वो क्या है, मोर्चा संभालने के लिए वहां गए हैं। तो अब वो व्यक्तियों का एक जत्था हो गया, एक झुंड हो गया, एक समूह हो गया। तो जत्था शब्द भी हमारे किसके लिए प्रयोग होगा? समूहवाची शब्द। समूह के लिए। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, तो आपका हम बता रहे थे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में आपका जो है तो इसकी कारक विभक्ति का जो चिन्ह होता है के लिए होता है। तो के लिए होता है तो जब हमारा कोई शब्द रहेगा उसमें उस विभक्ति का लोप रहेगा तो वो उसी कारक विभक्ति के नाम से उस तत्पुरुष को जाना जाएगा। अब संप्रदान की विभक्ति क्या होता है? के लिए। ठीक है। अब
यहाँ पे जो शब्द रहेगा, जैसे डाक गाड़ी हमने दिया तो डाक के लिए गाड़ी, यानी कि क्या है, के लिए इसमें लुप्त है, छिपा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संप्रदान तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह से शब्द है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो इसमें क्या है, के लिए शब्द छिपा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह से है राह खर्च, राह के लिए खर्च, रास्ता के लिए खर्च, तो यहाँ पे क्या है, के लिए शब्द छिपा हुआ है, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। और इसी तरह से शब्द है सभा भवन, सभा के लिए भवन, ठीक है, जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, ठीक है, और गौशाला, गाय के लिए शाला, शाला मतलब क्या हो गया, रहने का स्थान, घर उसका हो गया, ठीक है, तो गाय के रहने का घर गौशाला के नाम से जाना जाता है, तो के लिए शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है। अब हमारा आता है इसी में अपादान तत्पुरुष। अपादान का चिन्ह क्या होता है, इसमें भी से होता है, करण का भी से होता है, इसका भी से होता है। करण में क्या होता है, के, करण का मतलब होता है के द्वारा, और इस से का मतलब क्या होता है, तो उससे अलग होने का भाव होता है। तो अब यहाँ पे जब अलग होने के भाव में से दिखाई देगा तो हम समझेंगे कि अपादान तत्पुरुष है, लेकिन जब के द्वारा, ठीक है, जब होगा से के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे हमारा करण तत्पुरुष हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष में क्या हो गया, जैसे धन से हीन, धन से हीन करें, धनहीन, धनहीन का मतलब क्या हो गया, धन से हीन, अर्थात उसके पास धन नहीं है। यहाँ से जो है ये अलग होने के भाव है। ठीक है, तो अब हमारा है धनहीन। इसी तरह से शब्द हमारा है जन्मान, रोग मुक्त। धन से हीन का मतलब क्या है, धन से हीन मतलब उसके पास धन नहीं है, धन से वो क्या हो जा रहा है, विमुक्त है, धन से यहाँ अलग है, इसलिए धनहीन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हमारा अपादान तत्पुरुष है, क्यों, क्योंकि अपादान तत्पुरुष का हमने चिन्ह से बताया है, और अलग होने के भाव में कि धन से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, धन से हीन हो जाएगा यहाँ पे। जन्मान, जन्म से अंधा, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, मिल जाए। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि से तो सब में है, लेकिन ये से जो है ये अलग होने का भाव आपको दिखा रहा है, इसीलिए ये अपादान तत्पुरुष नाम था। अगर के द्वारा अगर रहता तो
वहां पे हमारा क्या हो जाता, करड़ तत्पुरुष हो जाता। तो धनहीन हो गया, धन से हीन यानी धन से वो अलग हो गया है। उसी तरह से जन्मान है, जन्म से क्या हो गया है, वो अलग हो गया, अंधा हो गया है। फिर रोग मुक्त है, रोग से वो क्या हो गया है, तो मुक्त हो गया है। इसलिए यहाँ पे आपका अपादान तत्पुरुष दिखाई दे रहा है। हाँ, इसी तरह से शब्द है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट, पथ मतलब रास्ता, भ्रष्ट मतलब क्या है, भ्रष्ट। तो रास्ते से क्या है, वो मतलब अलग हो गया है, मतलब गलत के अर्थ में है। भ्रष्ट मतलब उसके अंदर बुराई आ गया है। वो जो अच्छे रास्ते पे चल रहा था, अब उसके अंदर बुराई के गुण आ गए हैं, तो पथ भ्रष्ट। ठीक है। और नेक्स्ट आपका शब्द है देश निकाला। देश से निकाला, देश से उसको क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, देश से उसे अलग कर दिया गया है। ठीक है, देश से इस समय उसे बाहर निकाल दिया गया है, तो देश से निकाला। ठीक है, देश निकाला आपका हो गया, देश से निकाला। गुणहीन, गुण से हीन, उसके अंदर अब इस समय अच्छे गुण नहीं है, गुण से हीन वो हो गया है। ठीक है, अर्थात उसके अंदर अवगुण आ गए हैं, इसका मतलब हो गया। तो गुण से वो हीन हो गया, गुण उसके अंदर नहीं रहा है, गुण से वो अलग हो गया है। तो अलग होने के भाव के कारण यहाँ पे अपदान तत्पुरुष है। और उसी तरह से अब हमारा अगला जो तत्पुरुष होगा वो होगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष इसका क्या है विभक्ति, का के की, रा रे की आपका होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए संबंध तत्पुरुष विभक्ति चीज हो गया का के की। ठीक है, तो आपका शब्द है राजपुत्री। राजपुत्री का मतलब क्या हो गया, राजा की पुत्री, का के की आ जा रहा है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। राजपुत्री, प्रेम सागर, देश प्रेमी। प्रेम का सागर, देश का प्रेमी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कारक विभक्ति का चिन्ह क्या हो गया, यहाँ पे की, यहाँ का, यहाँ का दिखाई दे रहा है। तो राजपुत्री, राजा की पुत्री। तो यहाँ पे संबंध क्या है, राजा से उसका संबंध है कि वो राजा की पुत्री है। और विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, काके की के अंदर आपका की आ गया। इसी तरह से प्रेम सागर है, प्रेम का सागर है। अर्थात क्या है, यहाँ जो सागर दिखाई दे रहा है वो प्रेम से उसका संबंध दिखाई दे रहा है कि प्रेम से वो क्या है, भरा है।
तो प्रेम का सागर वो, जो सागर है वो कुछ और नहीं है, वो प्रेम रूपी सागर है, प्रेम का सागर है, तो इसलिए यहाँ पे उसका संबंध दिखाई दे रहा है। उसी तरह से देश प्रेमी जो है, देश का वो प्रेमी है, ठीक है, देश के प्रति उसका प्रेम है, तो देश का प्रेमी हो गया। तो यहाँ पे आपका का के की कारक विभक्ति का चिन्ह हो गया, तो इसलिए संबंध कारक की वो चिन्ह है, इसलिए संबंध तत्पुरुष के नाम से वो जाना जाएगा, ठीक है, उसकी विभक्ति का के की हो गया। इसी के अंदर हमारा शब्द आ जाएगा भूदान। भू का दान, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, दान मतलब दान होता है, तो पृथ्वी का दान जो हो गया वो हमारा शब्द हो गया भूदान, ठीक है, तो भू का दान। फिर शब्द हमारा देशवासी। देश का वासी, वो व्यक्ति वासी है, कहाँ का है, तो उस देश का वासी है, देश का वासी, देश में निवास करने वाला व्यक्ति है। अगला शब्द हमारा है घुड़दौड़, घोड़ों का दौड़, ठीक है, अरे वहां जो दौड़ हो रहा है किसी और चीज का नहीं हो रहा, घुड़दौड़ हो रहा है, अर्थात घोड़ों का दौड़ हो रहा है, किसी और का दौड़ नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट यानी कि लास्ट तत्पुरुष समास हमारा क्या है, अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति क्या है, में पर। ठीक है, हाँ, इसका देखिए क्या हो गया, आप बीती, कार्य कुशल, दही बड़ा, आप पर बीती, कार्य में कुशल, दही में बड़ा। हाँ, अब देखिए दही में डूबा बड़ा, हाँ, देखिए क्या अर्थ दे रहा है आपका। अधिकरण तत्पुरुष क्यों इसको जाना जा रहा है, इसका कारण यह है कि इसकी कारण विभक्ति क्या हो गया, में पर हो गया आपका। और आप बीती शब्द है, तो आप पर बीती, आप मतलब स्वयं, ठीक है, तो स्वयं पर बीती, आप बीती शब्द आपका हो गया है, ठीक है, तो पर यहाँ पे आ जा रहा है, में और पर इसकी विभक्ति है, तो पर आ जा रहा है। उसी तरह से है कार्य कुशल, कार्य में कुशल, ठीक है, वो व्यक्ति कार्य में निपुण है, कार्य में कुशल है, तो यहाँ पे आपकी कारक विभक्ति में आ जा रही है। और
फिर आपका है दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा बड़ा, अर्थात में आ जा रहा है। वो जो बड़ा है ना वो सूखा नहीं है, वो दही में डूबा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिस विभक्ति कारक विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम से उस तत्पुरुष समास को हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का यही आपका है कि कारक विभक्ति के आधार पे जिस कारक विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम से उस तत्पुरुष के रूप को वो जाना जाता है। तो इस तरह से ये हो गया कि तत्पुरुष समास में आपने जो पढ़ा उसमें यह है कि उसमें उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और उसके बाद से कारक विभक्ति का लोप। दूसरा प्रधान यहाँ देख भी लीजिए। अब क्या है, शब्द हमारा है आप बीती। ठीक है, अगर आप विच्छेद करें तो आप पर बीती, आप मतलब स्वयं हो गया, पर बीती अर्थात बीती मतलब बीता हुआ, मेरे पर बीता हुआ, बीती मतलब बीता हुआ। तो किसके पर बीता है, तो स्वयं पर, मेरे पर बीता हुआ, यानी कि दूसरा पद हमारा क्या है, बीती शब्द प्रधान है। उसी तरह से है कार्य में कुशल, कार्य मतलब कार्य हो गया, कुशल मतलब क्या हो गया, तो प्रवीण हो गया। तो हम क्या हैं, हम प्रवीण हैं। ठीक है, हम सक्षम हैं, हम उस चीज को कर सकते हैं। तो क्या, तो कार्य को, जिस कार्य को हमने उठाया है उस कार्य को हम कर सकते हैं, उस कार्य में हम प्रवीण हैं, उस कार्य में हम दक्ष हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पद प्रधान होता है और कारक विभक्ति का जो लोप होता है उसी के नाम से उस तत्पुरुष को हम जानते हैं। फिर दही में डूबा हुआ बड़ा, आपको दही बड़ा, दही मतलब दही हो गया, बड़ा मतलब बड़ा हो गया। तो इसमें दही बड़ा हो गया, लेकिन कैसा बड़ा है, तो बड़ा जो है वो सूखा नहीं है, दही में डूबा हुआ है। तो उस पे फोकस किस पे है, बड़े पे है। ठीक है, तो जो बड़ा है वो दही में डूबा हुआ है, अर्थात वहां पे बड़ा जो है हमारा द्वितीय पद है, अर्थात उत्तर पद है, और वही हमारा प्रधान है, और कारक विभक्ति में ले का यहाँ पे लोप है। तो इस तरह से वो उसके नाम से जाना है। तो ये हमारा हो गया, पहला आपने अव्ययीभाव समास पढ़ लिया और दूसरा आपने तत्पुरुष समास पढ़ लिया। तीसरा हमारा जो समास आएगा वो हमारा होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का क्या होता है, तो उत्तर पद हमारा प्रधान होता है तथा विशेष और विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक शब्द विशेषण उसमें होता है और दूसरा हमारा विशेष होता है। विशेष किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम का शब्द जो होता है उसे हम विशेष कहते हैं, संज्ञा वाले शब्द को हम विशेष कहते हैं, और उसकी विशेष संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो कर्मधारय समास का आपका है क्या, देखिए देखिए कर्मधारय समास में क्या आपका हो गया, तो इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, और क्या विशेषता है, तो विशेषण और विशेष, एक पद इसमें विशेषण होता है दूसरा विशेष होता है। ठीक है, अर्थात उपमेय व उपमान का संबंध होता है, एक उपमेय दूसरा उपमान, अर्थात एक जो शब्द होता है उसका हम क्या करते हैं, उपमान, उससे उसकी उपमा देते हैं। हमारा जो मेन शब्द होता है, संज्ञा वाला शब्द है, वो उपमेय हो गया, उसके उपमेय उससे क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, उपमान अर्थात उसकी विशेषता को बताते हैं। ठीक है, उससे उसकी तुलना कर देते हैं फिर, तो हमारा ये उपमान हो गया। तो इस तरह से उत्तर पद प्रधान हो गया, एक पद विशेष दूसरा विशेषण हो गया, उपमेय और उपमान का संबंध होता है कि जो शब्द होता है उससे हम क्या करते हैं, उसकी उपमा देते हैं। मेन एक शब्द होता है उपमेय हो गया, उससे हम उपमान अर्थात उसकी उपमा देते हैं। ठीक है, उस शब्द
से क्या करते हैं, उसकी उपमा देते हैं। तो अब देखिए विग्रह करिए, आप देखिए क्या होता है। तो शब्द हमारा हो गया सतधर्म। सतधर्म, पहला पद हो गया सत्य, दूसरा हो गया धर्म। तो सत्य है जो धर्म, सत्य मतलब अच्छा, धर्म मतलब धर्म, तो अच्छा है जो धर्म। हमने बोला उत्तर पद प्रधान, तो क्या है उसमें धर्म की ही प्रधानता बता रहा है कि धर्म कैसा है, तो अच्छा है। देखिए शब्द हमारा हो गया सत्य धर्म। दूसरा हमारा हो गया पीताम्बर, नीलकंठ। हाँ देखिए सद्धर्म, इसको अभिच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला पद हमारा सत्य है जो धर्म, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा धर्म। सत्य है जो धर्म, धर्म। पीताम्बर, ठीक है, पीत धन अंबर, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीत धन अंबर। पीला है जो अंबर। और नीलकंठ, नीलधन कंठ, नीला है जो कंठ। देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे कर्मधारय में भी आते हैं और बहुब्रीहि में भी आते हैं। थोड़े से उसमें आपके अंतर करके ऐसे होते हैं कि दो चार शब्द ऐसे होते हैं जो उसमें मिल जाते हैं कि दोनों में आपके आते हैं। तो उसको जब बहुब्रीहि बताएंगे तो तब आपको ये फिर उदाहरण देके इसको भी बताएंगे। इसमें आप केवल समझिए कि सत्य धर्म, इसमें हमने बताया कि दूसरा पद हमारा जो होता है वो प्रधान होता है। उसके साथ क्या बताएं, तो एक शब्द इसमें विशेषण होगा और दूसरा हमारा विशेष हो गया, एक विशेष होगा दूसरा विशेषण होगा, जैसे आप समझिए। और उपमेय और उपमान का संबंध होता है, अर्थात एक उपमेय होगा तो दूसरा क्या होगा, तो उसकी विशेषता बताता है। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया, अर्थात एक दूसरा हमारा उपमान हो गया। तो अब देखिए हमारा शब्द हो गया सतधर्म। सद्धर्म सत्य को इसको विच्छेद करेंगे तो सद धर्म का हो जाएगा सत्य धन धर्म। सत्य मतलब सत्य अच्छा, धर्म मतलब धर्म, तो सत्य है जो धर्म, अच्छा है जो धर्म। तो दूसरा पद हमारा प्रधान, अर्थात सत्य मतलब अच्छा, धर्म मतलब धर्म, तो किस पे हमारा जोर दे रहा है, हमारा धर्म पे जोर जा रहा है कि धर्म कैसा है, तो अच्छा है। तो अर्थात हमारा द्वितीय पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, ठीक है। और किसकी विशेषता बता रहे हैं, धर्म की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, कि धर्म कैसा है, तो अच्छा है, ठीक है। तो धर्म हमारा संज्ञा हो गया, एक विशेष हो गया, और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द हमारा विशेषण हो गया। तो कच्चा कैसा है, तो अच्छा है, ठीक है।
एक उपमेय हो गया, दूसरा उपमान हो गया। एक की विशेषता ये, दूसरा बता रहा हूँ। उसी तरह से हमारा पीताम्बर है, पीत धन अंबर, इसको जब आपने विच्छेद किया हो गया है तो हो गया है पीत धन अंबर। ठीक है, अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीत मतलब होता है पीला। ठीक है, तो पीला है जो अंबर, ठीक है, पीला है जो अंबर, अर्थात पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र हो गया। तो वस्त्र कैसा है, तो पीला है। तो वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र की क्या क्या है यहाँ विशेषता बताया गया है कि वस्त्र कैसा वो पहना है, तो पीला पहना है। ठीक है, तो इसकी विशेषता बता रहे, ये विशेष हो गया, दूसरा विशेषण हो गया, एक उपमेय हो गया, दूसरा उपमान हो गया, और मेल हमारा द्वितीय पद प्रधान हो गया। इसी तरह से नीलकंठ है, नीलधम कंठ, विग्रह कर रहे हैं तो नीलधम कंठ, कंठ कैसा है, तो नीला है, नीला है जो कंठ। ठीक है, तो नील मतलब नीला, नीले से कोई अर्थ नहीं कर रहा, लेकिन कंठ से अर्थ निकल रहा है कि कंठ, कंठ कैसा है, तो किसी और रंग का नहीं है, नीला हो गया है, स्याह रंग का हो गया है। ठीक है, तो क्यों हो गया है, तो हलाहल विश्व किया गया है। बहुब्रीहि समास में जब आप आ जाएंगे तो वहां स्यु अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ जो है नीलकंठ का मतलब हमारा तत्पुरुष समास में जा रहा है, कंठ कैसा है, तो नीला है। और यही आपका फिर उसमें भी जाएगा, बहुब्रीहि में भी जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा कि नीला है जो कंठ, अर्थात नीला है जिसके कंठ, अर्थात क्या है, तो नीलकंठ, अर्थात शिव के कंठ नीला हुआ था। क्यों हुआ था, तो हलाहल विष पीने के कारण हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सबसे पहले पहले विष निकला था, उसका पान कौन किया था, तो भगवान शिव ने किया था, उसी के कारण उनका कंठ जो है वो नीले रंग का हो गया था, इसलिए यहाँ पे है नीलकंठ, उनको नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कंठ की ही यहाँ विशेषता बताया गया, कंठ कैसा है, तो नीले रंग का है। तो इस तरह से यहाँ पे कर्मधारय समास दिखाई दे रहा है। अब किसी को कोई डाउट हो तो पहले अपने डाउट को आप रखिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम दूसरा समास आपको उठाएंगे, बस इसी में आप समझिए कि समस्त पद, पहला पद और दूसरा पद आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या होता है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ, वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी राव, क्लास 8 ए, वैष्णवी राव। और किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आप लोग समास में पहला समास अव्ययी भाव पढ़ लिए, दूसरा समास आप लोग तत्पुरुष समास पढ़ लिए, और तीसरा समास आपको कर्मधारय समास पढ़ा दिए। 3 आपका और रह गया है, कौन कौन सा रह गया है, तो अब हमारा चौथा है बहुब्रीहि, और फिर द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये 3 रह गए हैं। इसको फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आज अगर किसी को कोई भी अब डाउट हो तो पूछिए। नहीं है तो ठीक है, फिर हम आज की क्लास यही ओवर करते हैं। थैंक यू।